बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन और साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आपने देख लिया नाज़रीन के इस वक्त जो है वो इंतखाबात की अब गहमा गहमी उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज नून लीग जो है उसने भी बाकायदा मैदान में कदम रख दिया है। मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसा किया और दूसरी तरफ अभी तक वो जो बल्ले का निशान छीना गया था या जो जिससे बल्ले का निशान जो है वो जिस फ़ैसले से हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई को धचका पहुंचा है, उसकी फ़ैसले की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। और हम ये देख रहे हैं कि हफ्ते के रोज़ ये फ़ैसला आया और अभी तक वो बहस मुबाहिसा जो है उस पर जारी है। लेकिन एक बात जो पीटीआई ने तय कर ली है या उसके जो रहनुमा कह रहे हैं कि वो बॉयकॉट नहीं करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो आने वाले दिनों में जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ये जो अलहदा इंतखाबी निशान अब अलॉट हो रहे हैं इससे पीटीआई को कितनी मुश्किल होगी, कहाँ इनसे गलतियाँ हुई और कहाँ जो है वो इनको बेहतरी की ज़रूरत है, इस पर जो है वो आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ ये भी कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें थीं पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो दरख्वास्तें जो हैं वो वापस ले ली हैं। और एक और बड़ा अहम मामला कि सेनेट में एक और करारदाद आ गई है इलेक्शन के इल्तवा के लिए। ये क्या माजरा है, क्या मामला है, इस पर जो है वो हम बात करेंगे। शामी साहब, सर बड़ा भारी वीकेंड गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और लेकिन उनके लिए या उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं रहनुमाओं से, वो कह रहे हैं कि हमने अब बॉयकॉट नहीं करना, हमने डटे रहना है। मुश्किल कितनी होगी सर? शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह मुस्लिम लीग नून का पैगाम है। शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। तो जो भारी वक्त गुजरा है कहीं उन पे 2-4 साल से गुजर रहा है, किसी पे 5 साल से गुजर रहा है, और माजी में आया जमातों पे मुश्किल वक्त, किसी पे 3 साल से गुजर रहा है। ये भारी वक्त जो है ये भी, इसको भी हंस के टालना पड़ेगा ना, गुजारना पड़ेगा। तो ये बल्ला छिन गया, अब उसकी हाहाकार मची हुई है। सोशल मीडिया पर कई हमारे दोस्त जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब पर गुस्सा उतार रहे हैं। जी हाँ, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उसको लीड कर रहे थे जी, और कुछ लोग दाद भी दे रहे हैं जो हरीफ हैं इमरान खान साहब के। जैसे बिलावल साहब ने कहा कि कानूनी फैसला दिया, कहा आज कि भाई ये सियासी नहीं कानूनी फैसला है और रिवायत जो है वो कायम की है। तो ये देखिए, अगर उस फैसले को आप पढ़ें, और बल्कि काजी साहब ने तो 2 दिन मुसलसल समाअत की है, खुली समाअत जी, और लोगों ने सुना है उसको। तो वो कानून के मुताबिक फैसला है। जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है जी, उसको उन्होंने वर्बेटिम फॉलो किया है और इलेक्शन कमीशन ने भी उसको फॉलो किया। लेकिन अब जज्बात जो हैं वो एक तरफ है, कानून एक तरफ है। बिल्कुल, यानी सियासत का तकाजा कुछ और है, कानून का तकाजा कुछ और है। अब जब कानून बनाने वाले हैं, ये 2017 का जो एक्ट है उसमें बनाने में तो पीटीआई भी शामिल थी, तो बनाने वाले जो हैं उस वक्त तो बनाते चले जाते हैं, बाद में जब उसका नफाज होता है तो फिर मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है। बिल्कुल। तो बहरहाल अब पीटीआई जो है वो मैदान से बाहर हो गई है। अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग निशान होंगे। हाँ जी, अभी हमारे जो खोसा साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, उनको के का निशान मिला, जो अंग्रेजी हर्फ है ना, के। वो कहते हैं के फॉर खोसा, के फॉर खान, वो के फॉर किंग। उन्होंने कहा जी मैं तो बल्ले 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 हो गई है, यानी के पे इतने खुश हैं वो। तो बहरहाल अहमद बिलाल महबूब जी, साहब हमें हैं, अहमद बिलाल जिनकी महबूब साहब मामलात ने पर बड़ी गहरी नज़र है, जमहूरियत के लिए काबिश हैं। ये जो इलेक्शन से मुतल्लिका अमूर है, पिलडेट के चेयरमैन है, तो उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब और सलमान साहब। बिलाल साहब, आप तो बार बार ये तंबीह कर रहे थे कि फैसला अगर कानून के मुताबिक आया तो पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तो आपका तो अंदाज़ा दुरुस्त निकला। अगरचे जज्बात जो हैं वो अपनी जगह हैं, वो कुछ पीटीआई से हमदर्दी भी है, कुछ जो उस पर गुजर रही है उस पर अफसोस भी है, लेकिन आप समझते हैं कि यही फैसला होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। देखिए, कानून में चूंकि ये बड़े वाज़े तौर पर लिखा हुआ था
इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 215 के अंदर, उसके झैली शिक 4 और 5 के अंदर। ये 2017 का एक्ट है और जी इसकी जो जो इसकी जो हतमी सूरत इख्तियार की गई उसमें पीटीआई भी शामिल थी, इसकी इनपुट भी शामिल थी। और ये मुतफ़िका किस्म का एक इलेक्शंस एक्ट बना था, ठीक, जिसमें पीटीआई पहले तो बाइकआउट करके चली गई थी, फिर वापस आ गई, तो उनके आने के बाद ये आखिरी शक्ल इसने इख्तियार की, तो वो उनकी इनपुट इसमें बिल्कुल शामिल है। और उनका इस शिक के ऊपर कोई इख्तलाफी नोट भी नहीं था। ठीक, एक दो चीज़ों पे उनके इख्तलाफी नोट थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या एक दो और चीज़ें, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई इख्तलाफी नोट नहीं था। तो ये एक्सेप्टेड एक कानून था, और कानून में यही लिखा हुआ था, बड़ी तफसील से लिखा हुआ था, कि अगर कोई पार्टी ऐसा ना करे, अपने दाखिली इंतखाबात ना कराए, तो फिर उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उससे जवाब तलब की जाएगी, वजाहत तलब की जाएगी। जब वो वजाहत ठीक से नहीं देगी और बार बार करने के बावजूद नहीं करेगी, तो फिर उससे इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को इस एक्ट के तहत ये जायज़ा लेने का इख्तियार हासिल है कि किसी जमात में इंतखाबात दाखिली तौर पर ठीक तौर पर हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी दो टच स्टोन है, एक ये कि वो उस पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ हो, और इलेक्शंस एक्ट 2017 की जो दफात हैं रिलेटेड, उनके मुताबिक हुआ हो। लेकिन बुनियादी दस्तावेज उस पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपको मालूम है शामी साहब, जमात इस्लामी में ना कोई उम्मीदवार होता है, ना उसमें कैंपेन चलती है, जिसको बाज़ पार्टियां समझती हैं कि बिल्कुल गैर जमहूरी बात है। लेकिन बहरहाल वो जमात इस्लामी की अपनी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं करता, इलेक्शन कमीशन भी उसे तस्लीम करता है। क्या जमात इस्लामी अगर बरसर इख्तिदार आ जाए और उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो ऐसा ही निज़ाम पूरे मुल्क में नाफिज हो सकता है? जी हो सकता है, इसीलिए तो पार्टी को 2/3 क्या सादा अक्सरियत भी नहीं मिल रही, कि लोग इसी से खौफजदा हैं कि इस तरह का निज़ाम आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। मगर उससे यह होगा कि छीना झपटी तो खत्म हो जाएगी ना। नहीं, उसके फिर कोई और कबाहतें भी पैदा हो जाती हैं, वो उस पर गौर करने की बात है। चलिए, लेकिन जमात इस्लामी में बहरहाल ये उसके अपने दस्तूर के मुताबिक उसमें जमहूरियत है। बिल्कुल। और पीटीआई जो है पहले तो दस्तूर ही बदलती रही, कभी एक तरमीम कभी दूसरी तरमीम, फिर उस दस्तूर के मुताबिक जो है वो इंतखाबात नहीं हो सके। जी हाँ, बुनियादी बात यह है कि उन्होंने अपने दस्तूर को भी वो अहमियत नहीं दी और उसका एहतराम नहीं किया, और आखिरी फिर मौका जब मिला 20 दिनों के अंदर, तो उसमें वो ये करा सकते थे। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि 20 दिन के अंदर वो ऐसा इंतखाब करा सकते थे, उनके अंदर ये कैपेसिटी थी कि जिससे इलेक्शन कमीशन को एतराज़ का मौका ना मिलता, इतना आसानी से ना मिलता। लेकिन उन्होंने वो 9 दिन में करा दिए, 20 दिन का तो फ़ायदा भी नहीं उठाया, और ऐसे कराए कि मरकज़ में भी बिला मुकाबला, सूबों में भी बिला मुकाबला। हालांकि आपको याद है 2012 के बाद जो इंतखाबात हुए थे, उसमें इमरान खान साहब के मुकाबले में एक और पैनल भी था, जो वसीम साहब इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में, वो उस वक्त उस दूसरे पैनल के हेड थे। तो मुकाबले में आए थे, बुरी तरह हार गए थे, लेकिन एक कंपटीशन हुआ था। तो एक कंपटीशन कम से कम इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई ना भी आए तो समझ आती है, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ लड़ने वाले लोग तो बहुत से होंगे, तो इसलिए कुछ शक सा पड़ा कि ये ट्रांसपेरेंट, फिर उसका उन्होंने कोई मगर पीटीआई की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है कि दूसरी जमातों ने भी तो अपने इंतखाबात ऐसे ही कराए हैं ना, हमने करा दिए तो क्या हो गया। बस फर्क ये था कि दूसरी जमातों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही बनाए हुए थे, 6 सफ़ों का, 7 सफ़ों का, और लिखा हुआ था कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें उम्मीदवारों के नाम पेश होंगे और वहीं पे हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। कुछ पार्टियों ने ऐसे लिखा हुआ है। इन्होंने जमहूरी जोशो जज्बे में बहुत तफसील बयान की थी कि इंतखाबात इस तरीके से होंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल इन्होंने इसकी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर उसके रूल्स बनाए, फिर इलेक्शन कमीशन होगा, उसके 5 मेंबर होंगे, उसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसको कोई हटा नहीं सकेगा, 5 साल के लिए उसकी टर्म होगी। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत आइडियलिस्टिक, और उसकी दाद देनी चाहिए। लेकिन फिर उस पर अमल भी करने के लिए उसी आइडियलिज्म को बरूए कार आना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अपने अपने लिए खुद ही गड़ा खोद लिया। जी हाँ, जी हाँ, एक बात बिल्कुल। बिलाल साहब, ये भी तो है ना कि किसी दूसरी जमात के किसी रुकन ने अपनी पार्टी के इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया। चैलेंज नहीं किया। इनके 14 आदमी उठ के आ गए जिन्होंने चैलेंज कर दिया। जी हाँ, ये भी बात है, चैलेंज भी हो गया। फिर तो आपके ख्याल में आप ये बात की आज बला ये कानूनी फैसला तो कर दिया काजी साहब ने, लेकिन क्या अगर वो चाहते तो कोई गुंजाइश पैदा कर सकते थे? अदालतों के लिए ऐसी गुंजाइशें पैदा करना किसी पार्टी के हक में या किसी पार्टी के खिलाफ क्या मुश्किल होती है? नजरिया जरूरत के तहत जी, कानून कोई स्ट्रेच करना होता है और फिर उसके मुताबिक फैसला हो जाता है, वो कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर ये सवाल भी उठता कि ये दबाव के अंदर आके फैसला किया है, कानून से जरा हट के फैसला किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम, होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ था। वहाँ अब शामी साहब एक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, वो हर कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बारीक बीनी से पढ़ते हैं और हर पार्टी की तरफ से जमा कराई हुई दस्तावेजात को इतने गौर से पढ़ते हैं। पहले तो उनकी कोई कैपेसिटी नहीं थी, अब वो पूरा एक सेक्रेटेरिएट बन गया है पॉलिटिकल फाइनेंस विंग का, वो ये काम करते हैं। तो उनका केस बड़ा मजबूत था जो उन्होंने बनाया था। तो कोर्ट के अंदर फिर ये मुश्किल था कि तब्दील होता है फेस। अब सारी जमातें जो हैं उनको होशियार हो जाना चाहिए कि वो बाकायदा इंतखाबात कराएं और उनके अंदर जमहूरियत बहाल होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होगा और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर ये बताइए कि जो हमारी एएनपी है, जिसके अहमल साहब जो है, अहमल वली खान, वो बहुत गर्जे बरसे थे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, और बड़ी धमकियां भी दी थी। उनको तो जुर्माना 20,000 रुपए करके कहा कि जनाब इंतखाबात करा दीजिएगा। निशान भी मिल गया तो पीटीआई कहती है कि हमें भी कोई 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख जुर्माना कर देते। जी बिल्कुल, ये जुर्माना वैसे एएनपी पे भी 1 लाख रुपया ही हुआ है। अच्छा। लेकिन उससे कतई नजर दो बड़े फर्क हैं। हाँ जी शामी साहब, एक तो ये है कि जो एएनपी की जिस तारीख को उसे इंतखाबात कराने चाहिए थे वो मई 2023 था। ठीक, यानी वो उनकी ड्यू डेट थी, जबकि पीटीआई की ड्यू डेट जो थी ये 2021 की थी। ठीक, जिसको फिर बाद में 1 साल का एक्सटेंशन मिली। इस तरह एएनपी को भी 6 महीने की एक्सटेंशन मिली और उन्हें नवंबर 2023 में इंतखाबात कराने थे। वो नहीं करा सकते थे। उन्होंने कहा इंतखाबात करीब है, हम बड़ी मुश्किल में हैं, और उन्होंने एक्सटेंशन की फिर दरखास्त दी। ठीक, तो एक्सटेंशन की दरखास्त यानी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इलेक्शन जैसे तैसे करा के रिपोर्ट जमा करा देते। उन्होंने कहा हम नहीं करा सकते, हमें एक्सटेंशन दी जाए। तो उनको फिर दोबारा एक्सटेंशन दे दी गई इंतखाबात के बाद तक। उन्होंने कहा या तो इंतखाबात के बाद 4 महीने बाद हम करा लेंगे या हमें 1 साल की एक्सटेंशन दे दें। तो उनको मई 2024 तक की एक्सटेंशन मिल गई है और साथ जुर्माना भी हुआ है। पीटीआई को ज्यादा छूट मिली, इसका मतलब है मुख्तलिफ है कि इलेक्शन नहीं कराए, उसकी उन्होंने एक्सटेंशन की दरखास्त दी लेकिन गलत इलेक्शन नहीं कराए। ठीक, तो इन्होंने अगर ये भी एक्सटेंशन की दरखास्त दे देते, अगर बाजवा साहब को 3 साल की मिल सकती है तो इमरान खान साहब की पार्टी को क्यों नहीं मिल सकती? मुझे यकीन है कि इनको भी मिल जाती। अगर ये एक्सटेंशन मांगते कुछ वजूहात बयान करके तो एक्सटेंशन मिल जाती, क्योंकि पार्टियों को जनरली एक्सटेंशन मिल जाती है। पीएमएलएन का भी 1 साल डिले हो गया था, उनको भी एक्सटेंशन उन्होंने कर दी थी रेगुलराइज, तो पार्टियों को मिल जाती है एक्सटेंशन। यानी इनको 2 साल की तो पहले मिल चुकी थी ना? जी हाँ, इनको मिल चुकी थी। 2021 में ड्यू थे, 2023 में आखिरी इलेक्शन करवाए, लेकिन वो पहला इलेक्शन भी ठीक नहीं करवा सके। फिर उसके ऊपर वो केस लड़ते रहे
वो केस का भी फैसला फिर उन्होंने कर दिया। फिर दूसरे इलेक्शन भी 20 दिन की मोहलत थी, वो भी 9 दिन में करवा दिए। बड़े इससे बेहतर होता कि वो एक्सटेंशन मांग लेते कि जनाब ये मुद्दत कम है, हम इंतखाबात के बाद कराएंगे। जी, वो क्या मुद्दत मजीद मांगते, उन्होंने तो उस 20 दिन की मुद्दत का भी फायदा नहीं उठाया। उन्होंने 9 दिन में इलेक्शन करवा दिए। उन्होंने कहा आप क्या बेचते हैं 7-20 दिन, ये लीजिए 9 दिन में इलेक्शन करा दिए हमने। बिलाल साहब, एक बात ये भी कही जा रही है कि ये जो इलेक्शन एक्ट की दफा है 215, ये दस्तूर में दिए गए बुनियादी हकूक के मुताबिक नहीं है। दस्तूर में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई, और अगर पीटीआई के वकला चाहते तो वो दस्तूर के मुताबिक इस दफा को भी चैलेंज कर सकते थे। जी हाँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने भी समाअत के दौरान एक से ज्यादा दफा ये कहा कि ये तो आपने हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया कानून, और इसको आपने आइन के मुताबिक ना होने का कोई दावा भी नहीं किया। ये करते तो फिर वो एक अलग केस होता, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अब आइन के अंदर ये लिख दिया गया था कि बाकी मामलात कानून के मुताबिक होंगे जो मजलिस शूरा बनाएगी। तो ये कानून बना हुआ है 2017 सबका मुत्तफिका, और मिलके बनाया है मुत्तफिका। तो ये तो इलेक्शन ऐसे ही हुए ना पार्टी के, जैसे डस्का में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। जी हाँ, वो तो फिर भी कॉम्पिटिटिव इलेक्शन थे, उनमें रिगिंग हुई थी। लेकिन ये तो सच्ची बात ही है कि इलेक्शन ही नहीं हुए। वो एक पैनल खड़ा हो गया और दूसरा कोई पैनल आया ही नहीं। और हमने तो उनकी वेबसाइट देखते रहे कि इलेक्शन के प्रोग्राम का अनाउंस हो, कोई कट ऑफ डेट हो कि इस डेट तक नॉमिनेशन फॉर्म दे सकते हैं, वो ऐसी कोई चीज थी नहीं। मेंबर्स की लिस्ट क्या हो, इलेक्शन के रूल्स जो थे वो भी अपलोड नहीं किए हुए थे, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इंतखाबात जैसे हुए वो सिर्फ उन्हीं को पता है, हमें तो पता भी नहीं कैसे इलेक्शन हुए। फिर अगर इलेक्शन होने ही थे बिला मुकाबला, तो फिर 500 लोगों को चमकनी में इकट्ठे करने की क्या जरूरत थी? तो ये कोई बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े बैरिस्टर थे, माशाल्लाह चेयरमैन भी बड़े बैरिस्टर हैं, और वकीलों की तादाद है, कतार अंदर कतार वकील हैं, अब उनके उम्मीदवार भी हैं, बल्कि अमलन तो पीटीआई वकीलों की पार्टी बन गई है, और उनसे ये कानून की गुत्थियां ही नहीं सुलझ सकी। शामी साहब, यही तो ट्रेजेडी हुई है कि जब वकील सियासत भी करने लग जाएं, तो उनकी, आप मखदूम अली खान साहब के आर्गुमेंट्स को देखें और उसके मुकाबले में इनके आर्गुमेंट्स को देखें, सिवाय अली जफर के आप बाकी इनके जो आर्गुमेंट्स थे वो बहुत ही वीक थे, इसलिए कि इनका वक्त बहुत सारा सियासत पे सर्फ हो जाता है और वो कानूनी चीज़ों को उस तरह प्रिपेयर नहीं करते। मखदूम अली खान साहब का जो आर्गुमेंट्स थे वो बड़े धीमे अंदाज में लेकिन बहुत सॉलिड आर्गुमेंट्स थे। तो सियासत में आने से उनकी वकालत भी सफर की है और सियासत भी सफर की है, तो दो कश्तियों में सवार है। ये जो सदमा हमें पहुंचा है एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक मुल्की हालात को देखने वाले मुबस्सर के तौर पर, वो आपको भी पहुंचा है, हमें भी पहुंचा है। तो पीटीआई के गम में तो हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन बिल्कुल, लेकिन मतलब खून तलाश करने के लिए वकला के हाथ देखने पड़ेंगे। मेरा तो ख्याल यही है कि ये जो मशवरे देते रहे ना, जिसने मसलन उनको ये मशवरा दिया कि आप इलेक्शन इस तरह से करवा लें नवंबर में, वो भी बहुत गलत मशवरा था। इस तरह का इलेक्शन नहीं कराना चाहिए था। 20 दिन मिले थे, अच्छा इलेक्शन करा सकते थे, वो भी गलत था। पता नहीं वो वकला ने मशवरा दिया या सियासतदानों ने दिया या पता नहीं किसने दिया। जिसने भी दिया उसने पीटीआई का कोई खैर खाही नहीं की, और इस तरह का जो मुकदमा लड़ा उसमें वो सारे आर्गुमेंट्स सियासी थे, सियासतदान के। इससे मुल्क की जमहूरियत बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, इसमें मुल्क के अंदर पीटीआई जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको मौका नहीं मिलेगा। ये सारे आर्गुमेंट सियासी थे, अपनी जगह अहम है, लेकिन अब अदालत का फोरम तो कानून को देखता है, तो कानूनी आर्गुमेंट्स बहुत कम थे। अली जफर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी अच्छे आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन बहरहाल कानून उनका साथ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो सर रिव्यू में अब आप पीटीआई को, अब वो रिव्यू करेगी, रिव्यू करके क्या नतीजा निकलेगा? रिव्यू का तो पता नहीं फैसला कब होगा, कितने दिन लगेंगे, और वो भी मुस्तरद हो जाएगा। मगर आप पीटीआई को क्या मशवरा देंगे? आप क्या करना चाहिए उसे? पीटीआई को जो मैं मशवरा देना चाहूंगा वही है जिस पे ऑलरेडी वो अमल कर रहे हैं। आज उनके चेयरमैन साहब
जो थे उनकी तरफ से जो ऐलान था कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने वोटरों को बताएंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन है और उसका निशान क्या है। मेरे ख्याल में पीटीआई ये काम बहुत अच्छे तरीके से करने पे कादिर है, और अगर वो ये कर लेती है तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5% का नुकसान होगा इन्हें। 95% जो है वो इनके वोटर्स तक मैसेज पहुंच जाएगा और वो इन्हीं को वोट मिलेगा। लेकिन असल नुकसान जो है वो रिजर्व सीट्स का होगा। वो बहरहाल एक रिजर्व सीट्स के नुकसान की वजह से ये पार्टी ना सेंटर में पावर में आ सकेगी और शायद ना पंजाब में आ सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो फोकस करें इसी के ऊपर के लोगों को कम्युनिकेट करें कि हमारे कैंडिडेट कौन है। मेरे ख्याल में बैठ जाए, अपोजिशन का भी किरदार है, अपोजिशन में सारी पार्टियां बैठी हैं। अगर वो आ जाए तो इखलाकी तौर पे भी इनका कद काट बहुत बड़ा हो जाएगा कि इस सारी मुखालफत के बावजूद देखिए इतने लोग जीत गए इनके। मगर आप तो देखिए, आज तो खोसा साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है उसके साथ मुआहिदा कर लिया, उनको 7 टिकट दे दिए और उनको कहा कि हमारे उम्मीदवार आपके निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर उनको भी उठा लिया गया, चेयरमैन को, उनसे फिर ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। तो ये भी तो देखे ना, ये इसको क्या नाम दें? अगर ये इल्ज़ामात सच हैं तो ये फिर इसकी जिम्मेदारी किसके पास, किसके हाथ पे होगी या किसके सर पे होगी? जी राय हो सकती है, लेकिन गुजारिश ये है कि हमारे वकला ने गालिबन ये नहीं देखा कि नॉमिनेशन फॉर्म में कॉलम नंबर 14 में लिखना होता है कि आप किस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं। वो पार्टी उन्होंने सबने लिखी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है, तो अब वो टिकट जमा करा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का, तो वो 2 पार्टियों के आप मेंबर हो नहीं सकते। तो ये भी एक गैर कानूनी काम होता, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो ये भी उन्होंने गौर नहीं किया कि ये शायद मुश्किल हो जाएगा ये नजरियाती के साथ इत्तेहाद करना। हमारे यहाँ पर ख्याल ये था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन ये कानून में ये भी एक मुश्किल थी जिसको फिर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने बाद में वाजे भी किया था कि ये 2 पार्टियों के मेंबरशिप जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जिस पार्टी का नाम आपने लिखा है उसी की टिकट जमा कराइएगा। तो हम प्यार में धोखा खा बैठे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो दो धोखे हो गए ना। नजरियाते वाले साहब भी, उन्होंने भी वफा नहीं की और वो भी उन्होंने डट के बरसे वो इनके ऊपर तनकीद की और उन्होंने जो मुआहदा किया था उसकी पासदारी नहीं की। उन्हें उचक लिया गया था। जी हाँ, ऐन मुमकिन है जी, लेकिन हमें नहीं पता। ऐन मुमकिन है, आजकल बहुत से लोग उचक लिए जाते हैं, शायद वो भी उचक लिए गए हो, लेकिन उनको बहुत पब्लिसिटी का मौका मिल गया, उनकी बड़ी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। अब पहली दफा मालूम हुआ कि उनकी जमात भी कोई वजूद रखती है। जी हाँ, बाज लोगों को पहली बार हमें भी पता चला कि नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई चीज है, और उनका निशान भी बड़ा दिलचस्प था। अगर ये बात काबिल कबूल हो जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा था। ये स्मार्ट मूव थी। एक तो बल्ले की बजाय बल्लेबाज था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती था, तो बहुत मुनासिब होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल सका, ना चेयरमैन उसके चल सके, ना फिर ये कानून उनके रास्ते में एक रुकावट बन गया। देखिए, जालिम समाज जो है उसको भी तो मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ, जालिम समाज तो है जी, ये तो बहरहाल इनको पता है। जालिम समाज, जिस तरह आप कह रहे थे कि वो शमा पे जिस तरह से रात भारी रही पिछली दफा, इस दफा इस शमा पे रात भारी है, तो ये रात तो बदलती रहती है, लेकिन है अफसोसनाक। सच्ची बात है, आपने दुरुस्त कहा कि हमें भी अफसोस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान नहीं मिल सका। तो इलेक्शन के ऊपर जो मजा आना था, जिसपे पता चलता कि कौन कहाँ खड़ा है, उस तरह सर, लेकिन मुखालिफिन मजे ले रहे हैं ना, वो जो निशानात मिल रहे हैं जिस तरह के। मेरा ख्याल वो क्या कहा दाग ने, वो मजे इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, और रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अब जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, को मैं शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महमूद साहब। तो लड़ रहे हैं। हाँ सर, इस गम को ताकत वो में कहते हैं ट्विटर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से वो अपने निशानात लोगों तक पहुंचाएंगे
और खूब अपना हंगामा उठाएंगे और घर घर अपना पैगाम पहुंचाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। शुरू कर दिया है उन्होंने बड़ी तेजी के साथ। हाँ, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मुश्किलात तो है ना शमी साहब, अगर एक मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है ना। ठीक है, एक सर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसको ज़रा जारी रखते हैं, क्योंकि गैर जमाती तो इंतखाबात पहले भी हो चुके हैं ना, तो ये एक जमात के लिए गैर जमाती है, जरा आधे गैर जमाती हुए ना, आधे गैर जमाती, पहले 100% गैर जमाती थे। सही है, अच्छा आप आधे कह रहे हैं सर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पीटीआई जो है वो उसको ज़ाहिर मुश्किलात तो हैं, लेकिन देखना ये कि वो काबू इस पर कैसे पाने में कामयाब होती है। शामी साहब 85 के जो गैर जमाती इंतखाब आपने वोट डाला था उसमें, तो सर इसमें जो उसमें उस वक्त जो बैलेट पेपर्स थे तो वो तो कन्फ्यूजिंग नहीं थे उस वक्त भी, जो अब पीटीआई के लिए कहा जा रहा है कि होने जा रहे हैं या हो सकते हैं? उसमें क्या कन्फ्यूजन होना है? नहीं, उसमें भी है ना कि जब आपकी जमात ही नहीं है कोई, उसमें देखिए इसमें अब ये एक जमात ही नहीं है। हर हल्के के बैलेट पेपर अलग छपते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक ही बैलेट पेपर छपवा दी। हर हल्के में मुख्तलिफ उम्मीदवार होते हैं। बिल्कुल, अब हर उम्मीदवार का एक अपना निशान होता है। अगर पार्टी से ताल्लुक है आपका तो पार्टी का निशान होगा, सही। अगर पार्टी से ताल्लुक नहीं है तो आपका अपना निशान होगा। किसी का हुक्का, किसी का फुटबॉल, किसी की बोतल। अब वो बेचारे हमारे गड्डापुर जो है उनको बोतल दे दी गई, पता नहीं सामने आएगी तो शहद की बोतल है। उन्होंने तो जनाब दरखास्त दे दी हाई कोर्ट में कि मुझे मेरी मर्जी का निशान दिया जाए, मुझे क्यों इस बोतल के सुपुर्द कर दिया गया है। अच्छा शामी साहब, हसन रजा साहब हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ, हसन रजा साहब खबर दिया आज, कंपैरिजन कर रहे थे ये। हसन जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सुन रहा था कि आपने कंपैरिजन किया है कि एएनपी के साथ और पीटीआई के साथ मुख्तलिफ सलूक क्यों हुआ है, पीटीआई को जुर्माना करके फारिग क्यों नहीं कर दिया गया? शामी साहब, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लास्ट इंटर पार्टी इलेक्शन जब 2017 में करवाए थे, वो 13 जून 2017 थे। उसके बाद 4 साल का टेन्योर था, 13 जून 2021 को खत्म होने थे। ठीक। और यहाँ पर उनको जो आर्टिकल 5 था, क्लास 5 थी, उसके मुताबिक जो है उनके इंतखाबात 2021 में होने थे। जी। हाँ। लेकिन उसके बाद सॉफ्ट रिमाइंडर दिया गया इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 को, और फिर शोकाज दिया 27 जुलाई 2021 को। इन्होंने कहा कि हमें 1 साल की मजीद एक्सटेंशन दी जाए, इनको एक्सटेंशन मिल गई। 13 जून 2022 को इलेक्शन करवाने थे। उसके बाद 3 दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 मार्च 2022, 16 अप्रैल 2022 और 21 मई 2022 को रिमाइंडर दिए। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, और जब तमाम तर के कोशिशों के बावजूद इन्होंने जो 10 जून 2022 को इंतखाबात करवाए, इसमें इनके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की गई और उस पर मामला फिर अदालत में गया, फिर इनको दोबारा डायरेक्शन दी। तमाम तर इलेक्शन कमीशन ने सुनने के बाद इनका ये मामला प्रोसेस चलता रहा, लेकिन इनको बहुत ज्यादा दफा जो है वो मौके मिले कि आप इलेक्शन करवाए, और इन्होंने अगर इलेक्शन करवाए तो अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की फिर कालादम हो गया। अब अगर इसके मवाजना किया जाए अवामी नेशनल पार्टी का, तो यहाँ पर 2019 में इलेक्शन हुए थे, इनका भी 4 साल था, और इनको जो है अभी तो ये इस 2023 में इलेक्शन होने थे 2 मई 2023 को। तो यानी उसके और पीटीआई का मुकाबला तो अगर देखा जाए, इनका मुवाजना किया जाए, इसलिए उन्होंने पहले 4 माह का वक्त मांगा, फिर उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन मांगी, उनको दी गई। तो उसमें उन्होंने उनको जुर्माना आयद करके उनको जो है वो पार्टी का जो है वो सिंबल दिया। इसके मुतवाजन अगर देखा जाए तो पीटीआई को कई मौके दिए गए, कई सहूलियात दी गई कि आप इलेक्शन करवाएं उनके आइन के मुताबिक। तो अगर ये बात की जाए कि अवामी नेशनल पार्टी को आपने जुर्माना करके इलेक्शन में जो है जाने की इजाजत दे दी या सिंबल दे दिया, तो ये बनता नहीं है। वहां पर उनका तो 23 में होना था, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो चंद महीने दिए और फिर उन्होंने खुद एक्सटेंशन ली। उसके मुताबिक उनको जिसना पीटीआई को तो फिर जुर्माना होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया पहले, आज से 2 साल पहले। आप तो बड़ी तहकीक को तफ्तीश करते हैं माशाल्लाह, बड़ी गहरी नजर है। ये पीटीआई डरती क्यों थी इलेक्शन से?
शामिल साहब, उनको जो है अंदाजा था, मुझे लगता है कि इनके तमाम प्लान जो है वो नाकाम हुए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जिस तरह दीगर पार्टी इलेक्शन करवाती हैं, हम भी अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाएंगे तो कोई हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया इन्हीं के पार्टी की तरफ से कि जनाब हम मेंबर हैं, हमें पार्टी के मेंबर जो है चले गए, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल शामिल साहब ना नून लीग के खिलाफ कोई गया, उनकी पार्टी के कोई मेंबर, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गया, तो इस वजह से उनका तो गया ही नहीं। अगर उनके कोई बंदा जाता तो इलेक्शन कमीशन साफ ज़ाहिर उसकी भी तहकीकात करती, उसका भी लीगल एक्शन लेती। मगर तो यहाँ पर अगर मुवाजना किया जाए तो पीटीआई खुद अपने पाँव पर कलारी मारती रही। कई मौके आए और यह एदादो शुमार और हकाइक बताते हैं जो इनका अपना आइन था, और इसमें क्लास जो है वो पेज नंबर अगर देखें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का इनका अपना पेज 17 से 19 तक, और फिर क्लास जो है चैप्टर 10 और फिर 11 उसमें भी पेज नंबर 69 और 70 इन्हीं का पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पीटीआई का देखा जाए तो उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की। और कई दफा इन्होंने ऐसे मौके आए कि इन्होंने जानबूझकर इलेक्शन करवाने से गुरेज किया जाता रहा, जिसकी वजह ये बनी कि आज जो है ये पीटीआई को ये सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। और इसके ये जुर्रू इंतखाब कराने की जरूरत क्या थी? फिर मिन्नत तरला कर लेते यार और दे दे, हमें एक्सटेंशन दे देते। सर एक क्विकली हसन से एक और चीज पूछ लूं, मुस्लिम लीग नून का मंशूर आज आ रहा है, क्या उसमें सामने बातें आ रही हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के मंशूर जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारियां की गई हैं, और भी कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की अभी तकरीबन 10 मिनट पहले इनके मुआशी माहिरीन के साथ इजलास खत्म हुआ है। उसमें इन्होंने मुआशी लिहाज के बहुत अच्छा जो है वो पहलू सामने लाए हैं। उन्होंने जारी कर दिया है मंशूर? शामी साहब अभी तक तो जारी नहीं किया, तो जारी हो जाए। तो इरफान सिद्दीकी, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब चेयरमैन थे ना उसके तो कमेटी के। जी जी, आपने दुरुस्त फरमाया है, लेकिन अभी तक नहीं। लेकिन बड़े पॉइंट ये है, चलिए नहीं बड़े पॉइंट वो भाई जब आएगा मंशूर तो फिर पॉइंट देख लेंगे ना। खबर आज तो मरियम जो हैं वो ओकाड़ा पहुंची हैं और अपनी मुहिम का आगाज किया है। कैसा रहा जलसा? आपने दूर से देखा होगा। आपने बहुत जलसा कामयाब रहा और इतनी सर्दी के बावजूद भरपूर जलसा था, और आज से उन्होंने आगाज किया है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने सूबाई हल्का पीपी 159 का भी दौरा कर रही है 12 बजे लाहौर में। रोजाना की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून अब एक्शन में दिखाई देगी, एक्टिव हो गई है कि फील्ड में नजर आएंगे। नवाज शरीफ साहब भी जलसों से खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी, हमजा शहबाज साहब भी निकलेंगे, और मरियम नवाज शरीफ आज गई तो पत्तोकी में बड़ा भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। जो माजी में हमने देखा कि शायद इतनी पोजीशन नहीं थी, भरपूर तरीके से अवाम निकली। ठीक है हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद। ओकाड़ा तो बड़ा एक उनका मजबूत है ना, उनका हल्का, यानी शहर जो ओकाड़ा है वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है काफी स्ट्रांग है। और बहरहाल आप मैदान में निकल आए हैं, वो भी निकल आए। बार बार कहते थे ना, आप भी पूछते थे कि सरगर्मियां नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इंतखाबी अब आ गई। इंतखाबी 17 से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो भी निकल रहे हैं 17 से। तो सर लेकिन बयानिया आपके ख्याल में फिर क्या होगा? यानी देख लेंगे जब होगा तो। नहीं अभी तो मंशूर आएगा ना, अब तो बयानिया की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब तो मैदानिया होगा। इलेक्शन अब तो मैदान में होंगे बस। 13 जनवरी के फैसले के बाद अब यानी अब इलेक्शन होंगे, अब जो कुछ हो जाए इलेक्शन होने होने। तो देखे ना वो उसमें करारदादें मंजूर हो रही हैं सेनेट में। जी एक और पेश हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई सर्दियों में भी इलेक्शन होते रहे हैं और सख्त मौसम में होते रहे हैं, हम मुलतवी करने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करारदादें पेश होती रहेंगी। मामला तो इलेक्शन कमीशन का है ना, देखें अल्लाह को जो मंजूर है। लेकिन अब ये लगता है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे और जो उसको मुलतवी कराने वाली कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी। तो मैं कह रहा हूँ मसला साफ हो गया है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, बहुत से लोग तो अब ये कह रहे हैं ना अब तो इलेक्शन होंगे। हाँ, अब होंगे लाजमी। अब भी नहीं होंगे तो कब होंगे? मतलब साफ हो गया ना। होंगे तो क्या रंगे महफिल, इसे देखकर आप शर्माइएगा। अब तो घूंघट की भी जरूरत नहीं है आपको, मुखड़ा नजर आ गया बस। अच्छा भाई, अब ये हमारे मुनव्वर राना जी इंडिया के शायर है, बहुत बड़े उर्दू के, उनका और 71 साल की उम्र में रुखसत हो गए। लखनऊ में बीमार थे, गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी, फिर गले का कैंसर, कैंसर। कई
यानी रोज़ से बल्कि एक अरसे से बीमार थे और बिल आखिर उन्होंने अपनी जान जो है जान आफरीन के सपुर्द कर दी, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़रत फरमाए। उनकी शायरी जो है उसमें माँ जो है वो उनका मौजू था ख़ास, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे शेर कहे हैं उन्होंने और ऐसी नज़में कही हैं कि कुर्बान होने को जी चाहता है। चलती फिरती आंखों से अज़ान देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने जन्नत तो नहीं है देखी, माँ देखी है। ये अल्लाह वो था ना उनका, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, हाँ मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ आई, अल्लाह अकबर। और लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। और उनकी नज़म एक मुहाजिरनामा भी बड़ी मशहूर है, क्योंकि वो कराची आए थे एक ज़माने में, तो मुशायरा पड़ा वहाँ। अच्छा। कुछ लोग उनको हैदराबाद ले जाना चाहते थे। ये कब की बात है? कई साल पहले। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा सकता हैदराबाद। उन्होंने कहा हम आपको 2 गुना मुआवजा देंगे। अच्छा। जो यहाँ से आपने वसूल किया है, या एजाज़िया देंगे। क्या बात। बस इस पर गुस्सा आ गया। सही। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम नुक्ता नज़र से इतना ही। अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।